बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये सेकंड पार्ट है नावल द म्यूज़िक ऑफ़ बीज़ की वोकैबलरी का। फ़र्स्ट पार्ट में हमने 40 वोकैबलरी के वर्ड सीखे थे और इस पार्ट में भी हम 40 वोकैबलरी के वर्ड सीखेंगे। सब वर्ड्स नावल द म्यूज़िक ऑफ़ बीज़ से लिए गए हैं। आप लोगों का फ़ीडबैक मैसेजेस, कमेंट्स, ईमेल्स के थ्रू मिलता रहता है और बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस और इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों तक के यूज़फुल इन्फॉर्मेशन पहुँचे। मेरी कोशिश ये है कि इस नावल के ज़रिए जो हम वर्ड सीखें, जैसे नेटिव्स लिखते और बोलते हैं, हमें वैसे लिखना और बोलना आए। क्योंकि अखबार पढ़ने से जो वर्ड्स हम जो वोकैबलरी लर्न करते हैं वो थोड़ी मुख्तलिफ होती है और जो इस तरह की वोकैबलरी होती है जिसमें फ्रेजल वर्ब्स और ईडियम्स हैं जो डे टू डे यूज़ में भी काम आएंगे और इसके अलावा इंग्लिश का एक्सप्रेशन ओवरऑल बेहतर बनाने के लिए भी ज़रूरी है, तो वो हम सीखेंगे। ब्रोच। ब्रोच कहते हैं रेज अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट फॉर डिस्कशन। आप किसी से कोई बात करना चाह रहे हो और आपको बहुत मुश्किल लग रहा हो उस टॉपिक पे बात करना और फिर आप उसके ऊपर बात शुरू करें तो उसको ब्रोच कहेंगे। शी sat at the table and pulled up the weather forecast on her laptop. It would be windy early, tapering off in late morning. She could do her hive check later. For now, she could show Jake around the farm and introduce him to the bees. She'd find a doorway to broach the subject of the actual work involved and ease him into an understanding that he could not possibly do what she needed to him. Lift bulky brood boxes and 100 pounds honey suppers and dig holes for fencing and the like. There was no way he could do any of that from a sitting position as far as she could see, but she could let him stay for a couple of days until his father cooled down. That made sense and surely he would अंडरस्टैंड। जब एलिस जैक को अपने घर ले आती है तो उसके बाद वो ये सोचती है कि जिस काम के लिए उसको एक वर्कर चाहिए था वो तो नहीं कर सकता है जैक, क्योंकि वो खड़ा भी नहीं हो सकता, वो हैवी लिफ्टिंग भी नहीं कर सकता है। तो वो ये सोचती है कि चलो मैं इतने दिन तक, जब तक उसके फादर का गुस्सा ठंडा नहीं हो जाता, मैं जैक को कहती हूँ कि तुम यहाँ पर रह लो। सलन। सलन कहते हैं बैड टेम्पर्ड को। एलिस वेंट बैक टू द हाउस एंड ब्रॉट आइस्ड टी। They sat in a companionable silence, watching the honeybees stream from their hives into the forest and fields. Alice was surprised to feel easy sitting there with the boy. As a woman without children, Alice was not accustomed to teenagers who, as a rule, made her uncomfortable. The only ones she saw regularly were the sullen progeny of her co workers who barely looked up from their phones to address her when prodded by their parents. अब जब जैक के साथ वो बैठती है और वो सोचती है कि पता नहीं मैं इसके साथ एडजस्ट भी कर सकूंगी या नहीं, क्योंकि उसको आदत नहीं होती, उसका कोई बच्चा नहीं है और वो जितने भी टीनेजर से अब तक मिली होती है जो कि उसके कलीग्स के बच्चे होते हैं जो हर वक्त अपने मोबाइल की स्क्रीन्स की तरफ ही देख रहे होते हैं, तो वो उनके साथ अनकंफर्टेबल ही होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। पंच। पंच कहते हैं किसी चीज़ का जवाब देने में देर करना या फिर किसी काम करने में देर करना। डिले इन आंसरिंग और टेकिंग एन एक्शन। इक्विवोकेट। हाउ डिड यू गेट योर फर्स्ट हाइव। अब जैक उससे ये सवाल पूछता है एलिस से कि आपने शुरू कब किया, पहली हाइव आपने बीस की कैसे ली, कब ली, आपको ये शौक कैसे हुआ। देयर वॉज अ लॉन्ग पॉज एंड एलिस सेट डाउन हर ग्लास विद अ बैंग। She could not speak. Stalling, she looked back across the field and then up to the house. He was waiting for her to answer. The weight of her not answering sagged between them like a line of wet laundry. Alice felt her breath grow shallow and her chest tighten. Not here, not now. She could not freak out in front of this kid, and she could not answer his question without freaking out. She punted. जब जैक उससे ये सवाल पूछता है तो एलिस काफ़ी देर तक उसका जवाब नहीं देती है और उसके बाद एकदम से उसको लगता है कि वो अपने ऊपर से कंट्रोल लूज़ कर रही है, तो वो अपने आप को कहती है कि नहीं, मैं इस बच्चे के सामने ऐसा नहीं करना चाहती, और फिर वो डिले हो जाता है, वो जवाब ही नहीं देती है कोई उस बात का। एंथ्रॉल्ड बाय। एंथ्रॉल्ड बाय का मतलब होता है किसी के चार्म से फैसिनेट होना।
captured the fascinated attention of. Alice sat on the bench in front of the hive, enthralled by what she saw. Thousands of bees crawled over the comb, unhurried, each proceeding single mindedly in her task. Pollen laden bees stuffed bright orange powder into cells and packed it down with their legs. She watched one bee feed a clumsy white larva. She saw a bee emerging from a cell, complete and perfect. What a tiny, amazing, orderly world. यानी कि जब वो अपनी बी हाइव को देखती है कि वो बिल्कुल परफेक्ट काम हो रहा है, उसके अंदर सब बीज सही काम कर रही हैं, एवरीथिंग इज़ परफेक्टली फाइन, तो वो बहुत फैसिनेटिंग सीन होता है उसके लिए. ऑल थम्स एक फ्रेज़ होता है जो उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब कोई शख्स किसी काम करने के बारे में इतना अच्छे तरीके से जानता ना हो. अम, जैसे अगर आपको गाड़ी का टायर चेंज करने के लिए कहा जाए और आपको वो ना आता हो करना, तो उसके लिए आप ऑल थम्स होंगे उस वक्त. Awkward and clumsy, especially with one's hands, क्योंकि वो हाथों से काम हो रहा है. You should get on, he said after a while. They would love the orchard at your folks' house. Alice shook her head. I would not know the first thing, she said. Bud had thought otherwise and showed up at her parents' barn the following Saturday with an unassembled Langstroth hive in the back of his truck. I thought maybe you could help me put it together, he said, grinning and holding up his big hands. I am all thumbs with these little nails and stuff. बट जो है वो एलिस का हस्बैंड है who had died in an accident. तो इसके बाद से एलिस को वो पैनिक अटैक्स या जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हुए और वो उस सिचुएशन से बाहर आना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया. अब यहाँ पर उसको एक पुरानी बात याद आ रही है. जब उससे जैक पूछता है कि आपने पहली हाइव अपनी कैसे ली, तो उसको याद आता है कि पहली हाइव जो उसका हस्बैंड था वो लेकर आया था जब उनकी शादी नहीं हुई थी, उससे पहले एक दिन वो लेकर आया था और फिर किस तरह से उन्होंने उसको जोड़ा था. ड्रॉ ब्रिज अप, ड्रॉ ब्रिज कहते हैं, ये जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ये जो है एक दरवाज़ा सा, अगर आप इसको सीधा कर देंगे तो ये रास्ता बन जाएगा और अगर ये क्लोज होगा तो ये रास्ता बंद हो जाएगा, तो इसको ड्रॉ ब्रिज कहते हैं. और ड्रॉ ब्रिज अप का मतलब होता है टू स्टॉप बीइंग इन्वॉल्व्ड इन समथिंग, टू स्टॉप मोर पीपल कमिंग इनटू ए कंट्री, जॉइनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा. Alice clenched her fists and fought for her breath. She thought of the kid back at the farm, and that just made everything worse. She could not handle having another person at the house, not when she could fall apart like this. Jack would have to go home soon. That much was clear. The thought calmed her. She still had control over her house, her farm. She could be there on Alice Island with her drawbridge up. Her breathing slowed. She wiped her eyes and felt a calm weight settle in her core. अब होता यह है कि जब एलिस जैक के सवाल का जवाब नहीं देती और फिर वहाँ से उठ के चली जाती है और अपने ट्रक के ऊपर वो बाहर निकल जाती है, तो उसके बाद वो सोचती है कि इस तरह से मैं नहीं रह सकती हूँ किसी के भी साथ और मैं अकेली ही ठीक हूँ. तो यहाँ पे ये बात कही गई है कि शी कुड बी देयर ऑन एलिस आइलैंड विद हर ड्रॉब्रिज अप, यानी कि वो अपने घर में, जिसको उसने कहा है कि एलिस आइलैंड है, जो आइलैंड होता है बाकी जो इर्द गिर्द की जगह से आइसोलेटेड होता है. सो एलिस आइलैंड पे वो विद हर ड्रॉब्रिज अप, जहाँ पे आने किसी को भी आने की इजाज़त नहीं होगी, रास्ता बंद होगा, तो फिर वो ठीक रहेगी. उसके ख्याल में कि इस तरह वो ठीक रहेगी, तो उसको फिर थोड़ी तसल्ली होती है कि ठीक है मैं ऐसे ही अकेली ही ठीक हूँ. सकअप, सकअप कहते हैं किसी से कोई फ़ायदा उठाने के लिए उसकी तारीफ़ करना. टू ट्राई टू प्लीज समबडी who is an authority by praising them too much या helping them in order to gain some advantage for yourself. जैसे अगर कोई अपने बॉस की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करे उनसे कोई फ़ायदा उठाने के लिए, अपने फेवर्स के लिए. Morning Alice. The voice at her shoulder made her jump. It was Rich Carlson. Rich कलीग है एलिस का, जिसको एलिस पसंद नहीं करती है और वो बार बार उसकी तरफ झुकाव शो करता है. द काउंटीज ह्यूमन रिसोर्स एंड फाइनेंस मैनेजर, जहाँ पे वो काम करती है वहाँ का वो ह्यूमन रिसोर्स एंड फाइनेंस मैनेजर है. As usual, Rich was in a suit when everyone else adhered to the dress code Alice described as farm casual. In 12 years, Alice had never seen Rich without a tie.
not even at the summer picnic. He stood on the sidewalk, batting a rolled up newspaper against his thigh. Rich was a black hole of time on two legs. He could suck up the better part of an hour just stopping by your desk to shoot the breeze. So, suck up means someone who tries to please someone who is in authority by praising them. बेटर पार्ट ऑफ एन आवर का क्या मतलब है? द बेटर पार्ट ऑफ का जब फ्रेज कहीं पर इस्तेमाल होगा तो उसका मतलब होगा ऑलमोस्ट ऑल या फिर मोस्ट ऑफ. द बेटर पार्ट ऑफ एन आवर जैसे यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है तो इसका मतलब है तकरीबन 1 घंटा वो ज़ाया कर सकता है किसी के पास खड़े होकर उसकी तारीफ़ें करते हुए या उससे बातें करते हुए. सो रिच वॉज ए ब्लैक होल ऑफ टाइम ऑन टू लेग्स. He could suck up the better parts of an hour just by stopping your desk to shoot the breeze. Shoot the breeze, another idiom जिसका मतलब है have a casual conversation. कुछ लोगों की आदत होती है कि वो कहीं पे भी खड़े खड़े बातें शुरू कर देते हैं और बहुत ही कैजुअल कॉन्वर्सेशन होती है और उस कैजुअल कॉन्वर्सेशन के अंदर ही वो बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं. इस तरह की कॉन्वर्सेशन को कहते हैं शूट द ब्रीज. जो टाइम का ब्लैक होल होता है ना उसके जितना आप करीब होते जाएंगे तो टाइम स्लो होता जाएगा एज़ कम्पेयर टू द फ्लो ऑफ टाइम फार फ्रॉम द होल. तो उसको उसने एक बड़े खूबसूरत तरीके से यहाँ पर डिस्क्राइब किया है. रिच वॉज ए ब्लैक होल ऑफ टाइम ऑन टू लेग्स, यानी कि वो इंसानी शक्ल में एक ब्लैक होल है. ही कुड सक अप द बेटर पार्ट ऑफ एन आवर जस्ट स्टॉपिंग बाय योर डेस्क टू शूट द ब्रीज, यानी कि वो एक कैजुअल कॉन्वर्सेशन करने में जिसमें सिर्फ वो आपकी तारीफ़ें ही कर रहा होगा वो 1-1 घंटा भी ज़ाया कर सकता है. केयर टू जॉइन. केयर टू जॉइन का मतलब होता है an invitation for one to engage in a particular action or activity with someone else or a group. जैसे यहाँ पे है spent the weekend reformatting my reports, Rich was saying. So everyone can have access. I keep a master copy on the server. I am grabbing a coffee at ground. Care to join me? अब रिच उससे बातें करते हुए उसको ये कह रहा है कि मैं कॉफ़ी पीने जा रहा हूँ तो केयर टू जॉइन मी, क्या आप भी मेरे साथ कॉफ़ी पीना पसंद करेंगी? सो इट इज़ एन इन्विटेशन फॉर समवन टू एंगेज इन ए पर्टिकुलर एक्टिविटी. ही जेस्टर्ड डाउन द स्ट्रीट. Alice could not think of anything she'd rather do less. She held up her mug. I am all set, thanks anyway. और एलिस उसके साथ बिल्कुल भी जाना नहीं चाहती थी. एलिस बिल्कुल भी नहीं चाहती थी उसके साथ कॉफ़ी पीना, तो उसने अपना मग उसको दिखाया और कहा आई एम ऑल सेट, थैंक्स एनीवे. आई एम ऑल सेट का क्या मतलब है? आई एम ऑल सेट आप उस वक्त कहते हैं जब आप किसी को ये बताना चाह रहे हो कि मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, स्पेशली जब खाने की ऑफर कोई हो रही हो तो. सो यूज्ड फॉर सेइंग दैट यू डोंट नीड एनीथिंग, स्पेशली फूड, व्हेन समवन ऑफर्स यू समथिंग. सो यू विल से आई एम ऑल सेट. सो हियर जब रिच उसको कहता है कि मैं कॉफ़ी पीने जा रहा हूँ तो क्या आप मुझे ज्वाइन करेंगी, तो वो कहती है शी हेल्ड अप हर मग. वो उसको अपना मग दिखाती है. आई एम ऑल सेट, थैंक्स एनीवे. उसको पोलाइटली इनकार कर देती है. गेट टू इट. गेट टू इट का मतलब होता है कोई काम शुरू करना. टू स्टार्ट ऑन डूइंग समथिंग, टू बिगिन डूइंग समथिंग. Rich made no sign of moving out of her way. Well, I'd better get to it, she said and stepped around him. Go get him, Tiger. Rich swatted her shoulder with the newspaper as she passed. Alice flinched and felt a lick of anger pass over her. यहाँ पे फिर एलिस उसको कह रही है कि मैं अपना काम शुरू करने जा रही हूँ. Dig in का मतलब है to work energetically. So she dug in. Her boss, Bill, had made it clear that she was the first in line when he retired. It was the one carrot Bill always held up, his position as county planning director. एलिस क्योंकि एक काफ़ी पुरानी एम्प्लॉय होती है और बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, बहुत ऑनेस्टी से काम करती है, और उसका जो बॉस बिल होता है वो इस बात को इंश्योर करता है कि उसके जाने के बाद एलिस ही यहाँ की हेड होगी. तो डिग इन का मतलब होता है टू वर्क एनर्जेटिकली. वन कैरेट या फिर ऑफर समवन ए कैरेट, इसका मतलब होता है टू ट्राई टू परसुएड समवन टू डू समथिंग बाय ऑफरिंग देम ए रिवॉर्ड इफ दे डू इट. जैसे बच्चों से अगर कोई काम करवाना हो तो आप उनको कहते हैं अच्छा ये काम आप करेंगे तो फिर आपको ये मिलेगा, ये काम आप कर लें तो आपको चॉकलेट मिलेगी या एक लॉलीपॉप या टॉफ़ी मिलेगी. तो वन कैरेट या ऑफर समवन अ कैरेट इसी तरह का है कि अगर आप किसी से कोई काम करवाना चाहें और उसको कहें कि आप ये काम कर लें तो फिर आपको ये मिलेगा. सो शी डग इन. हर बॉस बिल हैड मेड इट क्लियर दैट
She was first in line when he retired. It was the one carrot Bill always held up, his position as county planning director. तो बिल जो कि काउंटी प्लानिंग डायरेक्टर है वो हमेशा एलिस को कहता है कि तुम मेरे बाद काउंटी प्लानिंग डायरेक्टर होगी, और यही बात जो है एलिस को पुश करती है कि वो डिग इन करे, यानी कि वो काम करे एनर्जेटिकली. साल्वो साल्वो कहते हैं सडन विगरस और एग्रेसिव एक्ट or series of acts. At her annual review in March, he had thrown it out as a parting salvo. You know, I am thinking of retiring soon, Alice, he said. I have always said you would be the best candidate for the transition. यानी कि मेरे जाने के बाद आप ही मेरी जगह पर होंगी. डिगेरोटाइप डिगेरोटाइप उस फोटोग्राफ को कहते हैं जो पुराने जो कैमरास थे उनसे जिस तरह का प्रिंट निकलता था आयोडीन सेंसिटाइज्ड सिल्वर प्लेट से, उसको डिगेरोटाइप कहते हैं. इन मैनी वेज हैरीज 24 years old face was the same face he had as a child. His kindergarten photo showed a small boy with red-brown hair, a sprinkling of freckles across alabaster skin, and a worried brow. His pale blue eyes stared out of the frame, uncertain. Surely he was being admonished to smile, but his lips were pinched in a straight line. The neutral expression made him look old-fashioned, like a miniature man in daguerreotype. His mother laughed when she saw it. टैटल टैटल कहते हैं एक बच्चे को जो हर वक्त शिकायतें लगाता रहता हो दूसरे बच्चों की, या फिर जो सीक्रेट्स को रिवील करता रहता हो. ए पर्सन, स्पेशली ए चाइल्ड हु रिवील्स सीक्रेट्स और इन्फॉर्म्स ऑन अदर्स, ए टैटल टेल. If everyone had a core, Harry's 5 years old skinny, not brave but not a tattletale. हैरी ऐसा बच्चा नहीं था जो दूसरों के सीक्रेट्स रिवील करता है या दूसरों की शिकायतें लगाता है जाकर. He didn't ask for help, not wanting to be a bother. He suffered through things. He attached himself to people in a quiet way, hoping they would not notice, just wanting to belong. All the way through school, he was the boy just outside the circle, making enough noise to fit in but not stand out. Dainty is used to describe something which is delicately small and pretty. He turned the page and his heart somersaulted. Jenny's sleek body leaping off the dock at Lost Lake. होता यह है कि जब जैक का एक्सीडेंट होता है उस वक्त जैक के पास एक कुत्ता होता है, और जाने से पहले वो कुत्ते को अपने कमरे में बंद करके चला जाता है उस पार्टी में जहाँ पे वो गिरता है, और उसके बाद उसकी लाइफ पूरी चेंज हो जाती है. तो चैनी जो है वो उसका कुत्ता है और वो उससे बहुत प्यार करता था. तो उसके एक्सीडेंट के बाद क्योंकि वो काफ़ी ऐसा हॉस्पिटल में रहता है और उसके बाद उसको नहीं पता कि वो कहाँ गया, क्योंकि जो जैक के फादर थे वो भी उसके डॉग को नहीं पसंद करते थे. वहाँ से वापस आने के बाद अक्सर और बेशतर वो अपने उस डॉग को बहुत ज़्यादा मिस करता था. तो उसकी कोई ड्राइंग बुक थी जिसके अंदर वो देख रहा था, तो वहाँ पे एक कुत्ते की भी तस्वीर थी, तो उसको फिर दोबारा से वो बहुत ज़्यादा याद आया. Cheney with his face out of the car window, smiling into the wind. Cheney asleep at the end of the Jake's bed, his great monster head resting on his paw, looking somehow dainty. It hurt to remember, and Jake shut the sketchbook. अब जैसे ही उसको वो याद आता है तो उससे फिर अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, वो सैड हो जाता है, तो वो फ़ौरन से जो उसकी स्केच बुक होती है वो उसको बंद कर देता है. फ्लोमॉक्स्ड कहते हैं कंफ्यूज्ड या फिर परप्लेक्स्ड को, completely unable to understand को. He is not sick, he is paraplegic, she said flatly, and he is not my son. होता यह है कि जब हैरी उसके पास काम करने के लिए आता है एलिस के पास, तो वो समझता है कि जैक जो है वो एलिस का बेटा है. वो समझता है कि ये बीमार है, तो वो उसको कहती है कि बीमार नहीं है, इसकी जो है वो स्पाइनल इंजरी की वजह से इसकी टांगों ने काम करना छोड़ दिया है. और वो कहती है ही इज़ नॉट माई सन, ही इज़. शी स्टॉप्ड फ्लोमॉक्स्ड. अब वो उसको डिस्क्राइब करने लगती है कि ये है कौन, मैं क्या बताऊँ हैरी को ये कौन है, कि जैक मेरा क्या लगता है. तो वो थोड़ा परप्लेक्स होती है, थोड़ी कंफ्यूज होती है कि मैं क्या जवाब दूँ, नॉट नोइंग हाउ टू एक्सप्लेन जैक. ही इज़ ए फ्रेंड ऑफ द फैमिली, फाइनली शी सेज कि वो एक फैमिली फ्रेंड है. हैरी रेडेंड एंड मम्बल्ड एन अपॉलॉजी. बिग्रजिंगली का मतलब होता है रिलक्टेंटली या फिर रिजेंटफुली.
After the smoke had cleared and Alice had stopped yelling, she had met Jack's two young friends, Noah and Celia. Noah और Celia जैक के फ्रेंड्स हैं। तो जब एलिस के घर में वो रह रहा है तो वहाँ पर वो उससे मिलने के लिए आते हैं और वहाँ पर वो खाना बनाते हैं, तो खाना बनाते हुए थोड़ा सा वो जल जाता है जिसका धुआं हुआ होता है। यहाँ पर उस स्मोक की बात की जा रही है। After the smoke had cleared and Alice had stopped yelling, she met Jack's two young friends, Noah and Celia, who had rearranged her furniture, which was disorienting. But they had also made her dinner. It would have been impolite to refuse, she knew. She sat down to eat with them begrudgingly and told Jake they had things to discuss after dinner. Alice's dark mood settled over the table. The silence was broken only by the sounds of forks and plates and chewing. वायरिंग कहते हैं अगर कोई जल्दी जल्दी आगे पीछे मूव कर रहा हो और कुछ साउंड भी प्रोड्यूस कर रहा हो, समथिंग रैपिडली रोटेटिंग और मूविंग टू एंड फ्रो, या फिर कोई चीज़ भी हो सकती है। मेक ए लो कंटिन्यूस रेगुलर साउंड। इवन दो he had been living with Alice for more than 2 weeks, Jack still felt a burst of relief each morning when he awoke and realized that he was not at his parents' double wide. This morning he had lain in bed and listened to alarmed call of quail and wiring of the birds Alice said were mourning doves. He pulled himself out of the bed when the rooster had been shouting for a while. Alice rose first, and he could hear her making coffee in the kitchen. That made him miss his mom a little, but not enough to want to be back in that house. जब जैक रोज सुबह जागता है तो वो इस बात पर खुश होता है कि वो अपने पेरेंट्स के घर में नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। वहाँ पे उसको हर वक्त एक फ्रस्ट्रेशन होती थी। दूसरा ये कि उसके फादर जो थे वो किसी न किसी बात के ऊपर झगड़ा करते रहते थे, जिसकी वजह से वो अपने घर में खुश नहीं था। लेकिन वो अपनी मॉम को कभी कभी थोड़ा मिस करता है। बेशक वो अपनी मॉम को मिस करता है, लेकिन वो जाना नहीं चाहता दोबारा उस घर में वापस। डिमीनर कहते हैं आउटवर्ड बिहेवियर और बेयरिंग को, किसी शख्स का ज़ाहिरी रवैया आप कह सकते हैं। ही अंडर एस्टिमेटेड हर। द फ्लावरी ड्रेसेस, carefully curled hair, and polite Christian demeanor concealed a woman of action. Most of the time she kept the peace and sailed around her brooding husband. She had her limits, though Jack remembered the time she grew tired of asking Ed to pick up his empty beer cans from living room in the evening. जैक यहाँ पे अपनी मॉम के बारे में सोच रहा है कि वैसे तो लगता है कि वो बहुत ही पोलाइट हैं और वो कुछ भी नहीं कहेंगी किसी को, लेकिन कभी कभी जब उन्हें गुस्सा आता है तो फिर वो कोई ना कोई एक्शन ले लेती हैं। एड जो है वो एडवर्ड है, यानी कि जो जैक के फादर हैं। फ्रिस्क, फ्रिस्क का मतलब होता है टू पास योर हैंड ओवर समबडीज बॉडी टू सर्च देम फॉर हिडन वेपन्स और ड्रग्स। आप ये समझ लें कि जैसे एग्जाम में जाने से पहले आपकी जो चेकिंग होती है। The guard bees frisked his face and neck for a minute or so. Jack was motionless as they zipped in front of his closed eyes, his ears, his mouth. Then they went back into the hive, having decided. जब जैक बीज की मॉनिटरिंग के लिए उनको चेक करने के लिए जाता है और वो खोलता है, क्योंकि उसने कोई भी चीज़ वेल वगैरह नहीं पहना होता अपने फेस के ऊपर, तो वो आती हैं उसके फेस के पास और ज़रा सा चेक करती हैं, फ्रिस्क करती हैं और उसके बाद वो वापस चली जाती हैं और उसको कुछ भी नहीं कहती हैं। रूफुली का मतलब होता है इन सैड एंड सॉरी वे। She nodded as she looked at the pages and turned them slowly. She put the notebook down. This is good work, Jake. The drawings are impressive too, she said and smiled ruefully. I'm sorry I lost my temper. I didn't mean to insult you. I just didn't expect this. It's really helpful, actually. Your records are amazing. Jack felt his shoulders relax. You're not mad. She shook her head. No, I am not mad, she said. I think I am repleased. She pushed the notebook across the table at him. From now on, you are in charge of the hive diaries. असल में जैक जब इस तरह से वेल के बगैर, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पहने बगैर जब जाता है बीज को मॉनिटर करने के लिए, उनके हाइव्स को चेक करने के लिए और डायरी कीपिंग करता है, तो उस वक्त इस बात का एलिस को नहीं पता होता। तो फिर बाद में एक दिन वो एलिस को बताता है कि मैं ऐसे ऐसे करता रहा हूँ। तो उस वक्त एलिस जो है हैरान भी होती है। वो उसको कहती है कि तुम तो काइंड ऑफ मेरे से भी आगे निकले हो।
और मुझे सारे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पहन कर जाना पड़ता है और तुम उनके बगैर जाते हो। तुम जो भी काम कर रहे हो वो बहुत अच्छा कर रहे हो, और जो तुमने स्केचिंग भी की हुई है साथ डायरी के अंदर कि किस किस तरह से किस हाइव के अंदर क्या हो रहा है, वो भी बहुत अच्छा काम है। प्लेजेंट्रीज, प्लेजेंट्रीज कहते हैं जैसे हम किसी से मिलते हैं जब, तो हम उसको ग्रीट करते हैं, उसका हाल चाल पूछते हैं, तो उनको उन रिमार्क्स को, उन बातों को प्लेजेंट्रीज कहते हैं। फ्रेंडली रिमार्क मेड इन ऑर्डर टू बी पोलाइट। Alice dug out her phone and called her neighbor. She put her phone on speaker. She put her phone on speaker. Jack listened to her patiently, wading through neighborly pleasantries until she could ask her question. Why, yes. Dog had recently finished his spring spraying and he hoped the smell was not bothering her. He had changed products this year. He got a free sample from his farm rep, and everyone seemed to think it was a superior product. Alice should come by and see him. He sure missed seeing her and Buddy. Buddy यानी कि जो एलिस का हस्बैंड था. Come by any time, Dog said. होता ये है कि जब एक दिन जैक जाता है हाइव्स को चेक करने के लिए, तो वो देखता है कि शहद की मक्खियाँ मर रही हैं, और अगर किसी जो हाइव है उसकी क्वीन मर जाती है तो वो समझे कि वो हाइव तकरीबन ख़त्म हो जाती है। अगर उसमें नेक्स्ट उस क्वीन की जगह लेने वाली जब तक कोई और क्वीन तैयार नहीं हो रही होती, तो उसका मतलब है कि वो हाइव ख़त्म हो जाएगा। तो वो देखता है कि एक हाइव की क्वीन मर रही है और कुछ हाइव्स के अंदर मक्खियाँ जो हैं वो बहुत स्लो हुई हुई हैं, तो वो बहुत परेशान होता है और फिर वो एलिस को बताता है कि ऐसे ऐसे मैं जाता था, आपको नहीं पता इस बात का, और वहाँ पे ये प्रॉब्लम है। तो एलिस भी परेशान होती है कि ऐसे क्यों हो रहा है, क्यों हाइव्स डाई हो रही हैं। तो फिर उसके बाद जो उसके नेबर में ऑर्चर्ड होता है जिनका, वो उनसे बात करती है और कहती है कि आपने इस दफ़ा कौन सी प्रोडक्ट स्प्रे की है अपने बाग में। तो वो उसको बताते हैं कि उनको एक फ्री सैंपल मिला था और वो उन्होंने इस दफ़ा अपना स्प्रे का जो प्रोडक्ट है उसको चेंज किया है। फिर वो कहते हैं कि ठीक है, वो एक टाइम फिक्स करते हैं कि हम आपस में मुलाकात करते हैं। वर्टिजीनियस का मतलब होता है एक्सट्रीमली हाई और स्टीप। Were you off to Harry Stokes? He shook his head and looked down at the gravel in the driveway, feeling vertiginous. Vertiginous निकला है vertigo से। Vertigo क्या होता है कि अगर आप इस तरह की फीलिंग हो आपको कि आप गिर जाएंगे, लॉस ऑफ बैलेंस, या आपका सर चकरा रहा हो, तो उसको कहते हैं। The ground tilted and each blue-gray pebble seemed to magnify and shrink away again. He dragged his eyes back up to Alice's frowning face and opened his mouth. Gingerly कहते हैं in a very careful and a cautious manner. ये adverb है और ये as an adjective भी इस्तेमाल होता है। Sitting at the kitchen table, Alice dug gingerly at the soft skin under his eye with a tweezer. The area had swelled up considerably while she had been busy pulling stingers out of his scalp. She swore under her breath as she grasped the tiny barb and finally eased it out. I think that is the last one. जब एलिस और जैक हाइव्स को चेक कर रहे होते हैं तो अचानक से एलिस के हाथ से वो हाइव गिर जाती है, क्योंकि एलिस उस वक्त खुद मेंटली इतनी स्टेबल नहीं होती। तो उसके हाथ से जब वो गिरती है तो जैक बैठा हुआ होता है पास, उसके ऊपर गिर जाती है और मक्खियाँ जो हैं वो अचानक से सारी उड़ती हैं और फिर उसके ऊपर हमला कर देती हैं। तो वो जो सारे उसके मुंह पे जहाँ जहाँ पे उसके स्टिंग्स थे वो एलिस निकाल रही है इस सीन में। वाइजेंट कहते हैं लूज स्ट्रेंथ और मोमेंटम। जब कोई बूढ़ा हो जाता है और एजिंग की वजह से उसके फेस के ऊपर रिंकल्स आ जाते हैं तो उसके लिए भी वर्ड इस्तेमाल होता है। She waved her phone at him and read from the screen. Any member can introduce significant new business at the end of the meeting with verbal notification to the president. Chuck's frown deepened, and Alice thought of the wizened faces of the dolls her German grandmothers once made using dried apples. He waved a hand. Fine, Miss Holzman. I'll add it on at the end. Please be ready with your commentary. We don't want to waste people's time, he said, spitting his teas. Now, if you don't mind, I'd like to get started, he said, striding away. अब होता ये है कि जब एलिस को पता चलता है कि उसके जो नेबर ने एक फ्री सैंपल पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया है, उसकी वजह से जो पॉइजनिंग हुई है, तो जो बीज होती हैं वो डिफरेंट जगहों पर जाती हैं और नेक्टर लेती हैं फ्लावर्स से, फ्रूट से।
तो वो जब वहाँ से जाएंगी, इर्द गिर्द के जगहों पे जो भी स्प्रे हुए होंगे उसकी वजह से वो इफ़ेक्ट होंगी और उसकी वजह से वो मरने लग गई थी, जो उसके नेबर ने पेस्टिसाइड इस्तेमाल किया था जिसका फ्री सैंपल मिला था। तो जो एक मीटिंग होती है बी कीपर्स की, वह वहाँ पर जब जाती है वो अटेंड करने के लिए, तो वहाँ पर वो अपना ये एक इशू रेज करना चाहती है और उसके लिए जो वहाँ पे मेन शख्स है वो है चक, और उसको जाकर कहती है पहले तो वो मना करता है लेकिन फिर वो उसको रूल्स बताती है कि कोई भी मेंबर इंट्रोड्यूस कर सकता है एक सिग्निफिकेंट न्यू बिजनेस को, तो वो फिर उसको अलाउ कर देता है कि ठीक है आप मीटिंग के एम पे बात कर लेना। तो वो वहाँ पर उन लोगों को जो भी आए हुए होते हैं अटेंड करने मीटिंग, यही बताना चाहती है कि ये जो स्प्रे हो रहा है उसकी वजह से उनकी बीज को नुकसान हो रहा है। उसके बाद है वर्ड गुफॉर्ड। गुफॉर्ड का मतलब होता है लाफ लाउडली एंड हार्टीली। 5 hives. What was she saying? She saw Jake glancing around the room. Conversations grew louder. Chuck guffawed at something the guy next to him said. They were not listening. What did it matter? अब जब वो बोलना शुरू करती है एलिस, वहाँ पर अपनी बात बयान करना शुरू करती है, तो लोग उसकी बात सुन नहीं रहे होते हैं। 5 of her hives were dead. जो 24 उसकी हाइव्स होती हैं उसमें से 5 हाइव्स जो होती हैं वो ख़त्म हो चुकी होती हैं। हाउ आर योर बीज आंटी? रॉनी हैड आस्क्ड। रॉनी पुलिस में है और वो एलिस का जो हस्बैंड था उसके भाई का बेटा है। इट इज़ योर फॉल्ट, रॉन सेड. But Ryan was her late husband. She was Alice Island. Then she heard her mother's voice, impatient and snappish in her head. अब जब लोग वहाँ पे सारे बोलना शुरू कर देते हैं तो उसको फिर कुछ पुरानी बातें याद आती हैं और फिर उसको आखिर में अपनी मदर की आवाज़ आती है और फिर उसके बाद वो लोगों से जब बात करना शुरू करती है तो फिर सब लोग उसकी बात सुनना शुरू कर देते हैं। हॉलर। हॉलर कहते हैं गिव ए लाउड शाउट और क्राई। हैरी की और जैक की दोस्ती हो जाती है और वो दोनों इकट्ठे कहीं जाते हैं। So that first day on the water, Harry had a flash of self-doubt as he struggled to position Jack and hooked up the harness as the wave broke at his back and the wind whistled through his helmet. But then he looked at his friend's face, wild with anticipation and confidence enveloped him like a giant hand from above. Yogi launched the kite, and 2 young men flew across the river, spraying a rooster tail in their wake. Jake hollered and whooped over the sound of the wind rushing into an unexpected, incredible new happiness. It was a gift Harry had never expected to receive, being responsible for someone else's joy. जैक अपने एक्सीडेंट के बाद से लोगों से मिलना छोड़ देता है। एलिस अपने हस्बैंड के लॉस के बाद से लोगों से मिलना छोड़ देती है और हैरी भी एक आइसोलेटेड स्पेस में रहता है। तो हैरी जब बताता है जैक को कि एक उसका फ्रेंड है योगी और वो जाते हैं एक जगह पर, वहाँ पे वो थोड़ा फन करते हैं, तो जैक उसको कहता है कि तुम क्यों नहीं जाते हो वहाँ पे, तो हम इकट्ठे चलते हैं। तो फिर वो दोनों वहाँ पर जाते हैं और दे रियली हैड फन। इंडिफैटिगेबल। इंडिफैटिगेबल का मतलब होता है परसिस्टिंग टायरलेसली, यानी कि अनथक मेहनत और कोशिश of a person or their efforts persisting tirelessly. यहाँ पर ये बात हो रही है बीज के हवाले से कि वो किस तरीके से टायरलेसली अपना काम करती रहती। Place yourself before a hive and see the indefatigable energy of these industrious veterans, toiling around with their heavy burdens, side by side with their more youthful compeers. Let the cheerful hum of their busy old age inspire you with better resolutions and teach you how much nobler it is to die with harness on in the active discharge of duties of life. In short, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि how much we can learn from life of a bee. Compare कहते हैं companions को या फिर a person of equal rank, status और ability. जैसे यहाँ पे है toiling along with their heavy burdens side by side with their more youthful compeers. Glossed over. Glossed over का मतलब होता है to treat or describe something such as serious problem or error as if they were not important. यानी कि उनके ऊपर एक मुलम्मा कर देना किसी मसले को छुपाने के लिए. To avoid considering something such as embarrassing mistake or to make it seem not important. जैसे यहाँ पर जो बात की जा रही है वो जैक के फादर की है, क्योंकि जैक अपने फादर को इतना पसंद नहीं करता और जब वो किसी से बात करता है तो वो भी उनको वहाँ पर जो प्रॉब्लम है उसको ग्लॉस ओवर कर देता है. While they worked, Jack told Harry what he knew about Alice, her job and her family.
जब हैरी और जैक आपस में बातें करते हैं तो जैक बताता है कि वो क्या क्या जानता है एलिस के बारे में. जैक told him how she wanted to grow the apiary. Harry listened, alert but not speaking. His eyes widened as Jake described how they had met, truck nearly colliding with chair. Jack glossed over her fight with Ed Stevenson. जैक सारा बताता है उसको कि उन दोनों की मुलाकात कैसे हुई थी, लेकिन वो उस बात को ग्लॉस ओवर कर देता है जहाँ पर एलिस की जैक के फादर के साथ लड़ाई होती है. Saying only that Alice had offered to him come stay at farm for a little while. He didn't know how long. Glimmer कहते हैं hint को या small sign of something. But now driving through town with Harry, something had shifted. Jack had a strange sense that he had been elsewhere for a long time. He gazed out at the familiar backdrop and felt the glimmer of its beauty. यर्न कहते हैं किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होना, to want something very much, especially when it is very difficult to get. Each member of a honeybee colony is united by a common bond, pheromone. Pheromone कहते हैं उस सब्सटेंस को जब हनी बीज को कोई डेंजर फील होता है तो वो रिलीज करती हैं और जिसके बाद वो एक दूसरे को उस जरिए से अलर्ट कर देती हैं कि नाउ इट इज़ द टाइम टू अटैक. So the pheromone of their mother and queen is scent that spreads through the hive as a mark of belonging. That lemony pheromone is a constant reassurance to each of the 50,000 murmuring bees that she is home. Humans have no such obvious interconnections, at least outside of their families, and Jack, of course, did not feel a sense of belonging even within his family home. Instead, home was something he yearned to escape, along with the entire town of Hood River. वो अपने घर से भी चले जाना चाहता था और हुड रिवर से भी. Squeak. Squeak का मतलब होता है चीख मारना, make a high-pitched sound or cry. His voice squeaked with anxiety and Jack felt his own worry diminish with a rush of empathy. Poor Stokes, he thought. He tipped back and balanced on his back wheels, smiling at Harry. Slouch कहते हैं आगे की तरफ अपने जिस्म को झुकाकर चलने को, सर झुकाकर और कंधे भी आगे की तरफ झुकाकर आहिस्ता आहिस्ता चलने को, टू स्टैंड या फिर इसी तरह से चलने को भी स्लाउच कहते हैं. The girl stepped closer and shoved her hands in her back pockets. She slouched and crossed one ankle over the other. She did not look like a cheerleader, not one bit, and Jack could not take his eyes off her. अब जहाँ पर जैक और हैरी जाते हैं अपने फ्रेंड्स से मिलने के लिए, इनफैक्ट वो हैरी के फ्रेंड्स होते हैं, वहाँ पर जैक को अपनी एक पुरानी म्यूज़िक स्कूल की मेट मिलती है, तो यहाँ पर उसका जिक्र किया जा रहा है. Wriggle. Wriggle का मतलब होता है to move or advance by twisting and turning. A brown blur flashed between them and Cheney shook from head to tail, flinging sand as he wriggled from his big ears down his rump. The girl squealed. Cheney जो कि डॉग है जैक का, वो उसको वापस कैसे मिलता है? हैरी के पास वो किसी तरह से पहुंच जाता है क्योंकि उसका घर जंगल के करीब होता है, तो वो कहीं से भटका हुआ उसको मिल जाता है और वो हर वक्त उसके साथ रहता है. और जब हैरी आता है एलिस के पास जॉब के लिए तो वो उस कुत्ते को एक शेल्टर होम में छोड़ने के लिए जा रहा होता है और वहीं पर जब जैसे ही वो डॉग देखता है जैक को, उसको पहचान लेता है और वो भाग कर जाता है और जैक के साथ वो खेलने लग जाता है. तो इस तरीके से जैक अपने डॉग को दोबारा वापस हासिल कर लेता है. और यहाँ पर जब वो लोग जाते हैं हैंग आउट के लिए तो साथ उनका डॉग भी होता है. ग्लोवर. टू लुक और स्टेयर विद sullen annoyance or anger. He did not know any of them, but it was easy to tell who was who. The guys who had started the fight sat together, glowering at the rest of them. Jack sat as far as he could with the PSU students and a guy named Casey who said he had worked with Alice.